नमस्कार, आप देखें न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले खबर आपको दिल्ली से बता दें, जहां पर इजरायली दूतावास के पास जो बम धमाका हुआ था, बम ब्लास्ट का मामला जो बताया जा रहा था, बम ब्लास्ट की जांच करेगी अब राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी। तो सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं कि जो इजरायली दूतावास के बाहर बम ब्लास्ट दिल्ली में जो हुआ था, अब इसकी जांच राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी करेगी। तो गृह मंत्रालय ने एनआईए को इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंप दी है। तो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये खबर आपको बता रहे हैं कि ब्लास्ट के दौरान मौके पर दिखी थी एक संदिग्ध कार। विस्फोट के स्थल के पास मौके पर कई सीसीटीवी कैमरे खराब बताए जा रहे थे। तो अब इसकी जिम्मेदारी, जो जांच की जिम्मेदारी है, वो खुफिया एजेंसी यानी एनआईए को गृह मंत्रालय की तरफ से सौंप दी गई है। जिस दौरान ये ब्लास्ट हुआ था, वहां पर एक संदिग्ध कार को देखा गया था और उस दौरान कई सीसीटीवी कैमरे खराब बताए जा रहे थे कि कई जो सीसीटीवी कैमरे वहां लगे हुए थे वो पूरी तरीके से खराब हो चुके थे। तो इसके पीछे भी आशंका जताई जा रही है कि जानबूझकर उन सीसीटीवी कैमरों को बिगाड़ा गया, खराब किया गया था। और जो संदिग्ध कार कुछ लोगों ने देखी थी, उसका भी पता लगाने की कोशिश एनआईए करेंगे। इस पर अधिक जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, आपसे जानकारी लेंगे कि जिस तरीके से ये जो ब्लास्ट का मामला सामने आया, उसके बाद से अब गृह मंत्रालय ने एनआईए को जिम्मेदारी सौंप दी है कि इस मामले की वही जांच करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है एनआईए, वो लगातार तमाम संवेदनशील जो मसले रहते हैं, चाहे वो विस्फोटक हो या आतंकी घटनाओं से जुड़ी हुई मामलों की जांच करती है। एनआईए अब इजरायली दूतावास के पास जो ब्लास्ट हुआ था, उस पूरे मामले की भी जांच करेगी, उस पूरे ब्लास्ट की भी जांच करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इजरायल ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए साफ तौर पर कहा था कि हमें भारत की जांच एजेंसी पर यकीन है और भारत इस पूरे मामले की संगीनता से जांच करेगा। तो अब एनआईए इस पूरे मामले की जांच करेगी। जिस तरह से विस्फोट हुआ, आईईडी प्राइमा फेसाई, उसमें आईईडी की जानकारी मिली थी कि विस्फोटक में आईईडी का इस्तेमाल हुआ। आखिर वो विस्फोटक कहां से आया, जिसने घटना की जिम्मेदारी ली है, क्या वो सही है, इसके पीछे क्या मॉडस ऑपरेंडी थी, वो तमाम ऐसे जो है तथ्य हैं जिनकी जांच अब एनआईए करेगा। तो फिलहाल इजरायली एम्बेसी ब्लास्ट मामले में फिलहाल एनआईए को जांच गृह मंत्रालय ने सौंप दिया है और एनआईए अब जल्द ही इसको टेक ओवर करेगी और इंक्वायरी अपनी शुरू करेगी। इससे पहले दिल्ली की जो स्पेशल सेल थी, वो इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, लेकिन अब स्पेशल सेल से जांच एनआईए को ट्रांसफर कर दी गई है। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ब्रिजेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं किसान सुरक्षा को लेकर के। अब दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर नजर आ रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए बड़ी संख्या में किसानों का जत्था एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेगा। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस जो बताई जा रही है, वो अलर्ट मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने टायर खराब करने के लिए कीले सड़कों पर बिछाई है। तो बैरिकेड के ऊपर कांटे वाले तार लगाए गए हैं। पत्थरों के बीच में कंक्रीट भरकर 3 लेयर की सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। तो ये जो इस बार की तैयारी पुलिस की तरफ से की गई है, लगातार यही कोशिश कि किसी भी तरीके से किसानों को दिल्ली कूच करने से रोका जाए। और ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर जो किसान पहुंच रहे थे, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम और पुख्ता कर दिए गए हैं। और साथ ही ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की सुरक्षा यहाँ पुलिस के तरफ से की गई है कि कोई भी किसान यहाँ तक ना पहुंचे। तो जिस तरीके से यहाँ पर कटीले तारों का इस्तेमाल किया गया है और इस बॉर्डर को सील करने का काम किया गया है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि और भी बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में किसान यहाँ पहुंच सकते थे। उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से घेराबंदी कर दी है सीमाओं की। तो इस पर तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। और गाजीपुर बॉर्डर से हमारे संवाददाता गौरव यादव की रिपोर्ट देखिए। 26 जनवरी के बाद दिल्ली में किसान प्रवेश ना कर जाए, इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस की खासा तैयारी की गई है। सबसे पहले कीलें लगाकर टायर वो बस्ट करने के लिए यहाँ पर एक वॉल तैयार की गई है। फिर उसके बाद बैरिकेड लगाया गया है, जिसके ऊपर कांटीले तार लगाए गए हैं। उसी के जस्ट पीछे यदि ध्यान दें तो पत्थर लगाए गए हैं, जिसमें कंक्रीट भी डाला गया है। उसके बाद फिर बैरिकेड लगाए गए हैं, जिसपे काले ये तार लगाए गए हैं, फिर पत्थर लगाए गए हैं, उसमें कंक्रीट डाला गया है
और फिर कटीले तार लगाए गए हैं। यानी कि सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से 26 जनवरी में बड़ी संख्या में किसान दिल्ली में घुसा और घुसने के बाद जो हुआ वो सबने देखा, वही कारण है कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से बैरिकेड लगाकर अब किसी भी तरीके से किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने देना चाहती। सही के साथ गौरव यादव, न्यूज़ इंडिया, गाजियाबाद। तो गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे सड़कों पर ये नुकीले कील बिछाए गए हैं ताकि अगर ट्रैक्टर यहां से गुजरने की कोशिश करे तो उनके टायर खराब हो जाए। और साथ ही ये कटीले तार आप बैरिगेटिंग के ऊपर देख सकते हैं कि कटीले तारों का इस्तेमाल भी यहां पर किया गया है पुलिस की तरफ से, ताकि जो किसान अगर रास्ते के साइड से भी होकर गुजरना चाहे तो वो नहीं निकल सकते, क्योंकि कटीले तारों का इस्तेमाल भी किया गया है, कीलों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही जो पत्थर की बैरिगेटिंग है वो भी की गई है। और पत्थर की बैरिगेटिंग करने में इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि जो कंक्रीट है, सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सचर करके उसे एक तरीके से पूरी तरीके से बंद किया गया है। और कैसे ये इंतजाम किए जा रहे हैं कि कोई भी किसान गाजीपुर बॉर्डर तक ना पहुंच पाए। जो किसानों का जत्था अलग अलग राज्यों से रवाना हुआ था गाजीपुर बॉर्डर के लिए और वो समर्थन देना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें अब रोकने का प्रयास दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया है। और गाजीपुर बॉर्डर की जो सीमाएं बताई जा रही है उसको रोकने के लिए पूरी तरीके से जो सील किया गया है गाजीपुर बॉर्डर को, वो तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी व्यवस्था यहाँ पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है। बिछा दी गई है, दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास करे तो उसके बीच में ये कीले आ जाए। हेलो, कहाँ पर हो? और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से एक बैठक बुलाई गई है जो 3 बजे ये बैठक होगी। किसान आंदोलन को लेकर के चर्चा इस बैठक में हो सकती है। तो कांग्रेस संसदीय दल की ये बैठक दोपहर 3 बजे बुलाई गई है और इस बैठक में जो मुद्दे उठाए जाएंगे वो मुद्दे केवल किसानों को लेकर ही रहेंगे। तो आगे की रणनीति बनाने पर विचार विमर्श हो सकता है इस बैठक में। किसान आंदोलन से जुड़ी एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस बार कांग्रेस संसदीय दल की बैठक आज दोपहर 3 बजे बुलाई गई है और किसान आंदोलन का मुद्दा इस बैठक में उठाया जाएगा। तो दोपहर 3 बजे ये बैठक आयोजित की गई है। तो बैठक में आगे की रणनीति बनाई जाएगी कांग्रेस की तरफ से। लगातार कांग्रेस सरकार को घेरने का काम कर रही है किसान आंदोलन को लेकर के, और ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस संसदीय दल की ये बैठक दोपहर 3 बजे बुलाई गई है। अब सबकी निगाहें टिकी हुई है कि एक बार फिर जब बैठक ये बुलाई गई है कांग्रेस की तरफ से, विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस हमेशा से अपना काम करती रही है। लगातार सरकार को घेरने का काम किसान आंदोलन पर भी किया है। इससे पहले भी किसान आंदोलन को लेकर के प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किए गए। तमाम वो कांग्रेसी नेता उनकी तरफ से भी ट्वीट करके निशाना साधने का काम सरकार पर किया गया था। और एक बार फिर जब दोपहर 3 बजे ये संसदीय दल की बैठक जो बुलाई गई है कांग्रेस की तरफ से, अब इसमें भी मुद्दा केवल एक किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन को समर्थन लगातार पहले दिन से कांग्रेस दे रही है। ऐसे में सबकी निगाहें अब इस बैठक पर टिकी हुई है कि इस बैठक में आगे की क्या रणनीति बनाई जाएगी। तो कांग्रेस लगातार कोई मौका नहीं छोड़ती है सरकार को आड़े हाथों लेने में। और एक बार फिर से ऐसी ही यह खबर सामने आई जब कांग्रेस संसदीय दल की बैठक 3 बजे होनी है। तो वहीं लखनऊ में ई कैबिनेट प्रशिक्षण की ये बैठक अभी जारी है और सीएम योगी के साथ यूपी मंत्रिमंडल के सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। मंत्रियों को डिजिटलाइजेशन की जानकारी दी जा रही है, उन्हें ट्रेन किया जा रहा है इस बैठक में। तो यूपी सरकार का डिजिटलाइजेशन की ओर ये बड़ा कदम माना जा रहा है। तो एक तरीके से अभी जब बजट पेश किया जाना था तो उस वक्त भी डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल किया गया था और इस बार निर्मला सीतारमण ने बजट भी डिजिटल तौर पर ही पेश किया। तो एक टैबलेट का इस्तेमाल करते हुए, एक टैब का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बजट लागू किया था। इसके ठीक बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिजिटलाइजेशन की तरफ अपना एक कदम आगे बढ़ा दिया है। तो पीएम मोदी का जो सपना था भारत को डिजिटल बनाने का, अब उनके ही मंत्रियों की तरफ से इसकी शुरुआत धीरे धीरे की जा रही है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब अपने मंत्रियों को बुला करके उनके बीच लैपटॉप और आईपैड बंटवाए और उसके बाद से उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो डिजिटलाइज करने की ओर एक और कदम माना जा रहा है इसे। तो ई कैबिनेट प्रशिक्षण ये जो बैठक बताई जा रही थी वो अब भी जारी है। सीएम योगी के साथ इस बैठक में यूपी के मंत्रिमंडल के सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद है।
और मंत्रियों को डिजिटलाइजेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है। यूपी सरकार का डिजिटलाइजेशन की ओर बड़ा कदम माना जा रहा है। तो लखनऊ में शाइन सिटी के मालिकों पर ईडी का अब शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है। शाइन सिटी के एमडी राशिद नसीम आसिफ के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी ईडी ने कर ली है। ईडी ने अवैध तरीके से करोड़ों रुपए देश के बाहर भेजने के मामले में अब छानबीन को तेज कर दिया है। तो कंपनी के बिड एंड हॉट डील स्कीम के बारे में भी छानबीन तेज की जा रही है। शाइन सिटी के मालिकों की निजी संपत्ति का ब्यौरा भी ईडी जुटा रही है। शाइन सिटी के तीनों एमडी पर निवेशकों से ठगी का भी आरोप लगा था। निवेशकों से करीब 1000 करोड़ की ठगी शाइन सिटी के मालिकों ने की है। तो ईडी ने कंपनी के प्रबंध निदेशकों के खिलाफ 226 मुकदमों का आधार बनाया है और शाइन सिटी के मालिकों पर लखनऊ और प्रयागराज में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो लगातार शाइन सिटी के मालिकों पर मुकदमा जो चल रहा था, अब इसमें छानबीन ईडी की तरफ से तेज कर दी गई है। तो ईडी का शिकंजा शाइन सिटी के मालिकों पर कसता चला जा रहा है और इनकी जो निजी संपत्ति बताई जा रही थी उसका ब्यौरा भी जुटाने में लगी हुई है ईडी। शाइन सिटी के तीनों एमडी पर निवेशकों से ठगी का आरोप भी बताया जा रहा था। निवेशकों की करीब 1000 करोड़ की ठगी शाइन सिटी के मालिकों ने की है। तो ऐसे में ईडी लगातार शिकंजा कस रही है और इस पर अधिक जानकारी के लिए असिस्टेंट एडिटर आलोक राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, आपसे जानकारी चाहेंगे कि शाइन सिटी के मालिकों पर जो ईडी का शिकंजा कस रहा है, इनकी संपत्तियों का ब्यौरा भी निकालने की कोशिश कर रही है ईडी, तो क्या इससे बचते हुए नजर आ रहे हैं ये मालिक या फिर अपना सहयोग दे रहे हैं? देखिए, एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया था शाइन सिटी कंपनी की तरफ से, जो खासकर रियल एस्टेट में काम कर रही थी और उत्तर प्रदेश में लखनऊ इसने बेस बनाया हुआ था और यहाँ लोगों को झूठे सपने दिखाए गए, बरगलाया गया। उनकी मेहनत की कमाई जो है बुकिंग के रूप में ली गई, जबकि न तो उनको प्लॉट मिला, न ही उनको घर मिला, न ही कहीं उनको किसी भी शहर में प्लॉट मिला। और लगातार इसी मामले को लेकर लोगों ने जो है मुकदमे दर्ज कराए। आलम यह कि 200 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं इस शाइन सिटी कंपनी के खिलाफ। लखनऊ के विभिन्न थानों के साथ साथ अन्य जनपदों में भी कई मुकदमे दर्ज हैं और बाकायदा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बना। तो इसके बाद ईडी भी जो है जांच कर रही है, क्योंकि 1000 करोड़ रुपए से ऊपर से ज्यादा की ठगी का एक तरफ अनुमान है। दूसरी, अब ईडी जो जांच कर रही है वो इसके जो मालिक हैं, जो कि फरार बताए जा रहे हैं, जो राशिद नसीम है, जो एमडी है कंपनी का, वो दुबई में और वहीं से अपना जो है काम कर रहा है। इसके अलावा कई उसके अन्य साथी गिरफ्तार भी हो चुके हैं। उसकी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लेकिन अब ईडी के रडार पर इस कंपनी के जो बड़े अधिकारी हैं, एमडी हैं, चेयरमैन हैं और अन्य बड़े अधिकारी हैं, उनकी जो निजी संपत्ति है उसका ब्यौरा ईडी जुटा रही है, क्योंकि ईडी को कहीं ना कहीं अंदेशा है इस मामले में कि इस मामले में जो है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, क्योंकि कंपनी द्वारा विदेशों में भी जो है पैसा ट्रांसफर किया गया था, जो कि संदिग्ध लेन देन की श्रेणी में आ रहा है। जिसके बाद ईडी सतर्क हुई और ईडी ने इसके जो बड़े अधिकारियों उनकी निजी संपत्ति का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। जी ठीक आलोक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रयागराज में धर्मांतरण अध्यादेश पर हाईकोर्ट में सुनवाई की जा रही। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर समय मांगा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी यूपी सरकार की अर्जी। सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की अर्जी को खारिज किया था सुप्रीम कोर्ट ने। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दलील दी है कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन से कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई थी और सामाजिक स्थिति खराब हो रही थी। राज्य सरकार इस हालात को रोकने के लिए कानून लेकर आई। राज्य सरकार ने धर्मांतरण अध्यादेश को पूरी तरह से संविधान सम्मत बताया है। तो राज्य सरकार की दलील है कि इससे किसी के मूल अधिकारों का हनन नहीं होता है। इस पर अधिक जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि धर्मांतरण अध्यादेश पर हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे पहले भी समय मांगा था, अब भी समय मांग रही है, तो क्या किस तरीके की रणनीति उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अब आगे बनाई जा रही है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो धर्मांतरण विरोधी कानून था, ये उत्तर प्रदेश सरकार लेकर के आई और उसके खिलाफ बहुत सारी अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अर्जी दाखिल की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सभी याचिकाएं हैं इनको निरस्त किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही थी।
इस वजह से उन्हें धर्मांतरण विरोधी कानून लाना पड़ा कि अगर शादी के लिए अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो वो अवैध होगा, वो जो है गैर कानूनी होगा। इसको लेकर के कानून लेकर के आए हैं। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि इस पर सुनवाई ना की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका 25 जनवरी को खारिज कर दी थी। उसके बाद अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो अलग अलग याचिकाएं थी उनको क्लब करके उनकी सुनवाई की जा रही है कि आखिर किस आधार पर इस धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने की मांग की जा रही है। दरअसल जो धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं उनकी अपनी दलील ये है कि हर एक व्यक्ति की अपनी आजादी है कि वो किस धर्म को चुनता है और किस धर्म का पालन करता है, और ये कानून उसकी उस मौलिक आजादी का हनन करता है। ऐसे में इस कानून को रद्द किया जाए। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बार फिर समय मांगा है उत्तर प्रदेश सरकार ने कि अभी हमें समय दीजिए इस पर अपने जवाब देने के लिए। तो अब देखना ये होगा कि हाईकोर्ट इस पर समय देता है या फिर कोई फैसला देता है। ठीक ब्रिजेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लखनऊ से खबर है जहां पर किसानों के समर्थन में मुखर हुई है आरएलडी। तो पश्चिमी यूपी के कई जिलों में आंदोलन करेगी आरएलडी। 5 फरवरी से आरएलडी के आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। तो किसान महापंचायतों में शामिल हो चुके हैं। आरएलडी नेता राकेश टिकैत से आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने मुलाकात भी की थी और 5 फरवरी से अब एक बार फिर आंदोलन की शुरुआत करने की बात आरएलडी ने कर दी है। तो 5 फरवरी से आरएलडी के आंदोलन की शुरुआत होगी, ऐसा कहना जयंत चौधरी का। वहीं लखनऊ में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कड़े निर्देश जारी किए। ट्वीट कर यूपीपीसीएल चेयरमैन और प्रमुख सचिव ऊर्जा को जारी किया है और इस निर्देश में कहा है कि उपभोक्ताओं की सेवन की सतत निगरानी के दिशा निर्देश जारी किए गए। तो सही बिल समय पर बिल, और एक तरीके का ये स्लोगन भी इस ट्वीट में दिया गया कि सही बिल समय पर बिल उपभोक्ता को मिले। श्रीकांत शर्मा ने ये बात कहा है कि उपभोक्ताओं को सही बिल और समय पर बिल दिया जाना चाहिए। प्रोब बिलिंग 100% हो तो ये यूपीपीसीएल चेयरमैन सुनिश्चित करें। लापरवाह डिस्कॉम पर दंडात्मक कार्रवाई करें। उपभोक्ता सेवाओं में शिथिलता स्वीकार्य नहीं की जाएगी। तो श्रीकांत शर्मा का ऐसा कहना है कि अगर कोई लापरवाही अधिकारियों की तरफ से बरती जाती है तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। उत्पीड़न स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। सरकार उपभोक्ताओं की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।